हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर का बेटा आज हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। टोटल 18 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो 26 क्वेश्चन है बेटा। आपको सबको आता है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है। तो हम क्या कर देते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, प्रूव करना है अपरिमेय, लेकिन हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है, इट इज अ रैशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर है तो इसे a बाई बी की फॉर्म में आप लिख लोगे, है ना। वेयर b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे का जो इसका हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और साथ ही इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। इसका मतलब इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो a और b दोनों को भाग कर सके एक के अलावा, ठीक है। अब ये जो b बटे में आ रहा है इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो ये बन गया रूट 5b इक्वल टू a। अब हम इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 का वर्क क्या हो जाता है 5, b का वर्क b स्क्वायर हो गया और a का वर्क a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन निकल सकता है, a स्क्वायर जो है 5 का मल्टीपल है ना, 5 इंटू समथिंग है, तो दैट मीन्स a स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं, a स्क्वायर 5 से भाग हो सकता है। अब किसी संख्या का अगर वर्ग 5 से भाग हो सकता है, इसका मतलब वो नंबर भी 5 से भाग हो जाएगा, यानी कि a भी 5 से भाग हो सकता है। अगली लाइन में आप लिखोगे, अब ये 5 से भाग हो सकता है, दैट मीन्स a कैन बी रिटन एज a इक्वल टू 5c, यानी कि 5 के साथ कोई और नंबर ले सकते हैं हम, तो a वो हो सकता है। अब इसका हम फिर से वर्क करेंगे बेटा, आपको एज इट इज ये लर्न करना है, रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से वर्क करने पे a का स्क्वायर हो गया, 5 की जगह 25 हो गया, और c का वर्क हो गया। और जबकि ये दोनों किसके बराबर थे, इसको हमने नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2, तो 1 से ये संख्या a स्क्वायर किसके बराबर है, 5b स्क्वायर के बराबर है। तो हमने इसको a स्क्वायर को 5b स्क्वायर के भी बराबर लिख दिया। अब a को यहाँ से हटा देंगे, इसी नंबर को कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब सेम रिजल्ट जो अभी हमने यहाँ पे a स्क्वायर के लिए बोला था, वही रिजल्ट हमारे पास b स्क्वायर के लिए आ गया कि b स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। दैट मीन्स 5 इसको पूरा पूरा भाग करेगा, तो 5 b को भी भाग करेगा, इसका मतलब b 5 से भाग हो सकता है। इसको हमने दिया नंबर 3। अब बेटा सेकंड में आपने बोला कि a 5 से भाग हो जाएगा, थर्ड में आप कह रहे हो b 5 से भाग हो जाएगा, जबकि ऊपर हम क्या मान के चले थे कि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को भाग कर देगी। और अभी आप कह रहे हो कि a और b दोनों 5 से भाग हो सकते हैं, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था, है ना, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अवर assumption is wrong and hence the result is proved। नेक्स्ट बुक का ही है सारा कुछ, पेपर में आपने नोट किया होगा कि एनसीईआरटी की बुक में से ही हमारे सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास बुक का ही है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के हमें जीरोस निकालने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जो कि उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में होती है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब बेटा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वेश्चन देखते ही आपने करना शुरू नहीं कर देना है, क्योंकि देखो यहाँ पे a क्या है 6, आप बता देंगे सब, b आप लिख देंगे -3 है, जबकि b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, जो x के साथ नंबर गुणा हो रहा है वो b होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बीच में आता है ना। तो पहले हम इस टर्म को, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस 7x की टर्म को आप आगे ले आएंगे और -3 अपने अपने साइन के साथ आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने ABC लिखेंगे, a 6 है, b -7 है
और सी कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे -3 है। अब जब हमें फैक्टर करने होते हैं, जीरोस निकालने होते हैं, हम ए सी को चेक करते हैं। ए गुणा सी, ए गुणा सी क्या बन गया, 6 गुणा घटा 3 यानी कि घटा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे 18 आए और जमा या घटा करने पर आपको ये संख्या मिले जो कि बी है आपका, यानी कि -7। तो अब 18 के आप कौन कौन से फैक्टर कर सकते हो, या तो 1 और 18 होंगे, या 2 और 9 होंगे, या 3 और 6 होंगे। तो इनमें से कौन सा हमारे को सूट कर रहा है, 2 और 9। आपने दोनों फैक्टर लिख लिए। अब आप देखेंगे कि कौन सा साइन लगाया जाए। इनमें से जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ हमेशा बी का साइन आएगा, याद रखना है आपको। 2 फैक्टर आपने पहले फिक्स कर लिए। अब आप देखोगे उसमें से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है यहाँ पे। अब आप बी का साइन देखोगे, बी माइनस में है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे माइनस लगाना है। तो अब गुणा करने पे माइनस आना चाहिए, इसका मतलब एक टर्म जमा की होगी, एक टर्म घटा की। तो ये जमा 2 बना, ये घटा 9 हो गया। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इस पे इसे नहीं, अब आपने इसे भूल जाओ आप, है ना। अब इसको आपको दोबारा इस पे कंसीडर करना है। 6x² लिखा आपने, और अब हम बीच वाली टर्म को हटा के उसकी जगह क्या लिखते हैं, जमा 2x घटा 9x। ये दोनों फैक्टर लिखने हैं, ये बीच की टर्म अब हट जाएगी। तो हमें क्या लिखना है, जमा 2x घटा 9x, लास्ट टर्म भी एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। बीच की टर्म में आपने ये दोनों फैक्टर लिखने हैं। अब 2 की पेयरिंग करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन निकाला तो अंदर बचा 9x + 3। साइन का बहुत ही ध्यान रखना है। अब आगे बेटा इस ब्रैकेट में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2x, और यहाँ से आपने 3 कॉमन निकाला, सो इट इज -3 × 3x + 1, और यहाँ ब्रैकेट। अब देखो 3x + 1, ये चीज और ये चीज आपकी सेम आनी चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया सेम है। आपका क्वेश्चन यही चेक हो जाता है कि हम सही कर रहे हैं। अब इसने हमसे क्या निकालने को बोला है, शून्यांक। शून्यांक निकालने को हमें इसके दोनों फैक्टर्स को = 0 करना पड़ेगा। तो आपने 1 by 1 इसके = 0 कर दिया। ये -3 इधर जाके +3 हो गया, x = 3/2। और इधर से जब हम -1 को इधर ले जाएंगे, x क्या बचेगा, -1/3। तो इसके जीरोस हो गए, हमें मिल गए 2 जीरोस। अब फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, एक बार इसका सम निकालेंगे, एक बार ही प्रोडक्ट निकालेंगे, योग और गुणनफल। तो योग निकालना आपको आता है सबको। 3/2 घटा 1/3 सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा 7/6। और जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा घटा 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही केयरफुली आपको हर स्टेप पे चलना है। एक यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसे। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए टोटल हमने इससे क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। अब सम ऑफ जीरोस क्या है, आपको पता है फॉर्मूला इज -b/a। तो -b क्या बनेगा, -7। दैट मीन्स, और a कितना है बेटा, 6। a की जगह 6 लिख दिया, तो ये बन गया 7/6। तो देखो पिछले पेज पे हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा था, 7/6 आ रहा था ना। दैट मीन्स ये चीज करेक्ट है हमारी। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है, c/a। व्हाट इज c, इट इज -3, और 6 को हम नीचे लिख देंगे, तो ये बना -1/2। अब प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ कितना आ रहा था, -1/2। जब हमने जीरोस एक्चुअल में निकाले थे तो भी उसका योग और गुणनफल वो ही आ रहा था जो भी फॉर्मूले के हिसाब से आना चाहिए। तो हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक दुकानदार किराए पर बुक पढ़ने के लिए देती है। पहले 2 दिनों का किराया फिक्स है, जबकि उसके बाद आने वालों के लिए अलग से किराया लिया जाता है। तो लतिका ने बेटा 6 दिन का किराया 22 रुपए दिया, जबकि आनंद ने 4 दिन का किराया 16 रुपए दिया। तो दोनों तरह के आपको किराए बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जो फिक्स किराया है उसको आपने x मान लिया, और जो चेंज होने वाला है एडिशनल 1-1 दिन का, उसे हमने y मान लिया। ठीक है, अब लतिका टोटल कितना पे करती है, 22 रुपए। तो लतिका का क्या इक्वेशन बनेगी,
6 दिन के लिए उसने 22 दिया है। 6 दिन में से 2 दिन का तो सिर्फ x था, है ना बेटा। तो x तो यहाँ पे आपने ऐसा का ऐसे ही लिखना है। उसके कितने दिन बचे, 2 दिन x दिए, 4 दिन बचे उसके, और 4 दिन में से हर दिन उसने y रुपये किराया दिया, तो कितना हो गया 4y, है ना। y जमा y जमा y जमा y कितना बन जाता है 4y, ठीक है ना। और टोटल कितना है 22 इज इक्वल टू, दिस बिकम्स अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम आनंद का चेक करते हैं। आनंद ने 4 दिन के लिए 16 रुपए दिया बेटा। 4 दिन में से 2 तो x ही हो गए, बाकी कितने बचे उसके 2 दिन, तो 2y दिया उसने, और टोटल 16। नाउ ये 2 इक्वेशन आपकी बन गई हैं, और जिन्हें सॉल्व करके हम बड़े इजीली अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको 1 और 2 नंबर दे दिया, दोनों को एक दूसरे में से माइनस करोगे तो आपको पता है x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4y में से 2y गए 2y, और 22 में से 16 गया 6y आ गया 6/2, इधर भाग में गया, यानी कि y बराबर 3। अब y बराबर 3 का हम किसी में भी इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि x इक्वल टू 10, यानी कि फिक्स जो किराया था उसका वो 10 रुपए है, और बाकी एडिशनल रेंट वो हर दिन का 3 रुपए के हिसाब से लेती है। इसी के साथ चॉइस में एक क्वेश्चन है जो कि अगेन बुक में से ही है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार A से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं, और अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल बताइए। तो हमने दोनों की मान लिया बेटा, एक की x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की y किलोमीटर, और साथ ही आप यहीं पर मेंशन कर देंगे कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो आपस में माइनस हो जाएंगी, x माइनस y किलोमीटर बराबर, और अगर विपरीत में चलती हैं तो क्या हो जाता है x प्लस y किलोमीटर बराबर। अब आपको ये फॉर्मूला भी पता है, दूरी है ना बराबर चाल गुना समय, फॉर्मूला पता है ना बेटे। तो समय कितना है 5 घंटे, जबकि वो एक ही दिशा में चलती है, तो एक दिशा में चाल कितनी हो जाती है x माइनस y। तो चाल को मैंने समय से गुणा कर दिया, और दूरी कितनी है उसकी 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी, दूरी 100, चाल x माइनस वाई, और समय कितना है 5 घंटे। तो ये इक्वेशन हमने बना ली। अब 5 आप देख रहे हो कॉमन है, इसलिए यहाँ भाग हो जाएगा जाके, x माइनस वाई बराबर 100/5 यानी कि 20। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड चेक करते हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद। अब विपरीत दिशा के लिए समय हो गया 1, चाल हो गई x प्लस वाई, और दूरी आपकी 100 ही है। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 100। कंटिन्यू करते हैं बेटा, दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली। अब आप देख लो, एक y घटा का है, एक जमा का है, सिंपली ऐड ही करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x जमा x कितने बन गए 2x, और यहाँ 100 जमा 20 120, x इक्वल टू 120/2 दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे, तो 60, x की जगह 60 रखा, माइनस वाई बराबर 20। अब y इधर जाके जमा कर देंगे, 20 को घटा कर देंगे, यानी कि y आपका आ गया 40 किलोमीटर बराबर। आंसर को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक का ही एग्जाम्पल है बेटा, ये 10.2 से पहले एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड PQ बनाई गई है। ये जो PQ आपको ये जीवा दिख रही है, ये 8 सेंटीमीटर की है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। देखिए P पर T से, और ये इसका मतलब ये दोनों की लेंथ बराबर हो गई, जो कि T पर काटते हैं, ये हमने देख लिया। TP की लंबाई बताइए, लेंथ ऑफ TP, ये फाइंड आउट करनी है बेटा। तो पहले तो सारी डिटेल लिख लेते हैं, और क्या करना है आपको, जितने भी यहाँ आपको एंगल्स बने दिख रहे हैं, इन सारे एंगल्स का हम नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज पूरे नाम लिखने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ना बेटा, गलती होने के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं उसमें। और जब भी आपको इसमें नंबरिंग करेंगे, एंगल का साइन
जरूर जरूर डालना है, अदरवाइज ये सिंपल काउंटिंग करके हम खुद गलती कर देंगे। सो इसको हमने डाला नंबर 1, एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे नंबर डाल लिए। अब क्या करना है आपको, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये PQ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, PRO और QRO, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको सर्वांगसम प्रूव करना है, जो कि आप सबको आता है। देखिए वर्बली भी मैं आपको बता देती हूँ और वही चीज़ अभी हम लिखेंगे भी यहाँ पे। क्या है ये काम, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखते साथ ही फौरन माइंड में एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। देखो बेटा, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये कॉमन है ना, और ये क्योंकि ये साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। रिजल्ट हमें पता ही है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तीन चीजें हमारी होते ही एंगल्स ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम। तो वही अब हम यहाँ प्रूव करना चाहते हैं, जो मैंने समझाया आपको हम यहाँ लिख देते हैं। एक रेडियस हो गई ये, और ये PO बराबर OR, एक कॉमन हो गया OR, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब ये जो दो एंगल हमें दिख रहे हैं इनके भी नंबरिंग कर देते हैं, 9 और 10। अब जब बेटा ये दो ट्रायंगल्स आपके सर्वांगसम हो जाते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल ये इसके बराबर है और साथ ही ये साइड भी इसके बराबर हो जाती है CP/CT से। लेकिन 9 और 10 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, एक ही लाइन पर है, तो ये 180 के भी हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि ये बराबर भी है, 180 भी है और बराबर भी है, इसका मतलब दोनों ये 90-90 के हैं। ठीक है, एक रिजल्ट, पहला रिजल्ट अब हमारे पास आ गया कि ये 90-90 के हैं। साथ ही हम कह रहे हैं कि PR ये लाइन इसके बराबर है। तो बेटा पूरी लाइन कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, तो आधी आधी लाइन कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे, जिससे हमें सब चीजें क्लियर हो जाए। तो अभी हमारा रिजल्ट आ गया कि PR और RQ 4-4 के हैं और ये 90 का कोण है। अब आप सिंपल, ये लाइन आपकी ये 90 का कोण है, इसके सामने 5 है और ये 4 है। फिर आप फिर से इसे मेंटली सॉल्व कर सकते हो कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट बन रहा है, जिसमें एक 4 है, कर्ण आपका हाइपोटेनियस 5 है, तो ये भुजा कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। सबको पता है, बहुत आसान है ये, है ना, पाइथागोरस से। PRO इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर RO हमने यहाँ पे लिख दिया 3 सेंटीमीटर होगी। आप चाहें तो इसे पाइथागोरस से प्रूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ट्रिपलेट याद है तो आप सिंपली इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सॉल्व करना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जो रिजल्ट हमसे मांगा गया हमें वहां पहुंचना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए अगेन अब हम क्या क्या चीज निकाल चुके हैं, RO 3 निकाल लिया बेटा, ये 4-4 प्रूव कर चुके। अब आप लोगे TRP, एक ये वाला ट्रायंगल और एक PRO, एक इधर का बड़ा और एक इधर का छोटा। अब आप ये तो समझ रहे होंगे यहाँ से कि एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा, तो ये सर्वांगसम तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम समरूप सिद्ध करेंगे, सिमिलर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है ना। ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा, इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। और सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए कितनी चीजें चाहिए आपको, ओनली 2 एंगल्स, है ना। तो चलिए करते हैं। अब देखो बेटा, ये 5 कितने का था, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये 5 आपका 90 का है, इसका मतलब 7 और 2 दोनों मिला के भी 90 के हैं। साथ ही 1 और 2 दोनों मिला के कितने के होते हैं, ये भी 90 के होते हैं। इसका रीजन क्या है कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि 5 90 का है तो बाकी के दोनों मिला के 90 के बचे। अब जब आप इन दोनों को चेक करोगे, आप देख रहे हो 2 1 के साथ मिलके 90 है, 2 7 के साथ मिलके 90 है, इसका मतलब 1 और 7 आपस में बराबर है। ये रीजन लिख के हमने इसे अलग से डाल दिया। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 1। नाउ कंसीडर ट्रायंगल TRP एंड ORP, ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल हम इसे कंसीडर करेंगे। इसमें लिखेंगे हम
एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है एक इसका एंगल आ रहा है और 1 छोटे में आ रहा है। दूसरी बात आपको क्या दिख रही है, इसमें एक ये 90 का बन रहा है और एक ये 90 का बन रहा है, तो ये भी बराबर हो गया ना। आप लिख दोगे 5 बराबर 9। रीजन क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसलिए 2 एंगल्स हमें चाहिए थे, दोनों हमने लिख दिए। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर। अब जब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं तो आपको पता है कि अब हमें ध्यान से नाम लिखने पड़ेंगे। टी जो 7 नंबर का एंगल था वो किसके बराबर बन रहा था, यहाँ पे छोटे में पी के साथ, पी के ऊपर बन रहा है ना 1, तो टी के साथ हम पी का नाम लिखेंगे। जबकि ऊपर जब हम लिख रहे थे हमने टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लिख दिया था, लेकिन जब आप सिमिलर उन्हें बोल रहे हो बेटा तो आपको नाम ध्यान से लिखने पड़ेंगे। टी के साथ आपका पी जाएगा, आर के साथ आर ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा बचा छोटे वाले में, तीसरा नाम ओ। तो अब पी के साथ इसका मतलब ओ का नाम हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ सिमिलैरिटी प्रूव करने के बाद हम कहेंगे इनकी भुजाएं समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल में है। तो इसको लिख देते हैं इसकी साइड्स को। पहली साइड आपने उठाई टी आर बटा पी आर, फिर आर पी बटा आर ओ, और फिर थर्ड साइड टी पी अपॉन पी ओ। ठीक है, अब देखो टी आर और पी आर, टी आर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इस वाली चीज को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इस रेशो को कंसीडर करेंगे। तो आर पी आपका कितना है बेटा, आर पी की वैल्यू आपको पता है 4 है। आर ओ कितना है, ये 3 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो आर ओ के जगह 3 लिख दिया। टी पी हमें चाहिए, फाइनल रिजल्ट ही हमारा टीपी है, तो इसको हमें ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। और पीओ भी आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब इन चारों में से 3 चीजें हमें पता थी, तो बहुत आसान हो गया ना। टीपी कितना हो गया, सीधा 5 को उधर जाके गुणा कर दोगे, पीटी बन गया आपका 5 गुणा 4 20/3 सेंटीमीटर। यूनिट भी जरूर लिखनी है, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। 2 डाइस आपको उसने टॉस करने के लिए बोला है बेटा, और हमें बताना है कि उनके टोटल कैसा होना चाहिए, ये नंबर होने चाहिए। तो जब भी 2 डाइस आपके पास इकट्ठे फेंकी जाएंगी, आप सबको पता है कि अगर हम एक नंबर को फिक्स कर लें तो दूसरी पे 1 आ सकता है, फिर 2 3 4 5 6, फिर ऐसे 2 1 2 2 ऐसे करके हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल इज ऑलवेज 36, है ना। अब देखते हैं पहला पार्ट जहां 8 उसने मांगा है, तो 8 कब बनेगा टोटल। यहाँ पे देखो टोटल कितना बनेगा, 7। तो इस लाइन में तो 8 की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे 8 कैसे बन सकता है, 2 6 से, 3 5 से, फिर 4 4 से, फिर 5 3 से, और फिर 6 2 से। ये सारी चॉइसेस हमारे फेवरेबल हैं। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 आप लिख लेंगे इन्हें। अब इसे काउंट करेंगे, कितनी चॉइस हो गई, 5। टोटल कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी सीधी क्या बन गई, 5/36। कट नहीं रहा है इसलिए एज इट इज छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे, 13 टोटल चाहिए। 13 का भी बन सकता है, देखो हाईएस्ट कितना बनेगा, 6 और 6 12। इसका मतलब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारा 0 है ना, है ही नहीं कोई भी, 13 आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0 हो गई। नेक्स्ट बोला है लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि 12 से कम भी हो सकते हैं, 12 के बराबर भी हो सकते हैं। आप हिंदी में भी इसे लिख लेना, 12 से कम भी आपका चाहिए और इक्वल भी चाहिए। तो बेटा ये तो सारे ही हो गए, 12 से कम सारे हैं और 12 ये है, तो इसका मतलब 36 के 36 ही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं इस केस में। तो फेवरेबल आउटकम्स 36, टोटल इज 36, प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 36/36 इक्वल टू 1। तो पार्ट सी भी बेटा हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, सारा पेपर ऑलमोस्ट उसी में से आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस अच्छी कीजिए, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।